Hi everyone. So this is going to be the question solving session for the chapter Market Organization and Structure जो आपके इक्विटी सब्जेक्ट में है। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करूंगा जैसे कि शॉर्ट सेलिंग, मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, functions of financial system, characteristics of a well functioning financial system, objectives of market regulation, right? And then we have primary market, private placement क्या होता है, shelf registration, dividend reinvestment plan, rights offering, ये सब concepts पे focus करेंगे. Leverage position, right? You're buying a stock on borrowed funds. तो ये सब concepts के related questions पे ही focus करेंगे and बाकी concepts के related मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है? So let's straight away jump onto the questions. उसके हेल्प से ही रिवाइज करेंगे. और एक चीज, एक इम्प्लाइड अजम्पशन है कि आपका ये चैप्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज फॉर May 24 कैंडिडेट्स, तो उनका ऑलरेडी ये चैप्टर एक या दो बार देखा हुआ रहेगा एंड देन आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो, ठीक है? तो फ्रेश कैंडिडेट्स आर नॉट एडवाइज टू वॉच दिस वीडियो. चलो, लेट्स स्ट्रेट अवे जंप ऑन टू द क्वेश्चंस एंड आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू ऑल. ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 37. The government of a country whose financial markets are in an early stage of development has hired you as a consultant on financial market regulation. Okay. अब इतना पढ़ के ना आपको एक क्लिक हो जाना चाहिए कि यार क्वेश्चन फोकस कर रहा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट रेगुलेशन. या तो बोलेगा कि यार बताओ ये तीन में से क्या ऑब्जेक्टिव है रेगुलेटर का, या तो बोलेगा कि यार ये तीनों में से बताओ क्या ऑब्जेक्टिव नहीं. योर फर्स्ट टास्क इज टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट रेगुलेशन. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली पूछा है, मतलब ये तीन में से क्या नहीं है. तो ऑब्वियसली दो ऑप्शंस ऐसे रहेंगे, जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले फाइंड आउट करो एंड जो बच गया वो ऑब्जेक्टिव नहीं है. लेट्स सी. मिनिमाइज एजेंसी प्रॉब्लम इन द फाइनेंशियल मार्केट्स, याद आ रहा होगा. फाइनेंशियल रेगुलेटर का एक ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, उसी को कह रहे हैं मिनिमाइज एजेंसी प्रॉब्लम. ये ऑब्जेक्टिव है. सेकंड, एंश्योर दैट द फाइनेंशियल मार्केट्स आर फेयर एंड ऑर्डरली, यस ये ऑब्जेक्टिव है. And third, ensure that the investors in the stock market achieve a rate of return that is at least equal to the risk-free rate of return. ये ऑब्जेक्टिव नहीं है. एक रेगुलेटर ये इंश्योर नहीं करेगा कि यार जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको एटलीस्ट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न तो मिले, ये उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. तो सी इज द आंसर, क्योंकि अपने को फाइंड आउट करना था कि क्या ऑब्जेक्टिव नहीं है. क्वेश्चन नंबर 36. A financial analyst is examining whether a country's financial market is well functioning. Okay. अब ये वेल फंक्शनिंग बोल रहा है ना, तो ये किस पे पॉइंट आउट कर रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम. तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. वन इज पर्पसेस. ये कह रहे कि फाइनेंशियल सिस्टम शुड बी एबल टू फुलफिल द सिक्स पर्पसेस. व्हाट आर दोस? वन, इट शुड एनकरेज सेविंग्स. सेविंग विल लीड टू बोरोइंग्स. फाइनेंशियल सिस्टम शुड बी एबल to allow companies to raise funds via equity, that is equity raising. Financial system should allow hedging, that is risk transfer. Financial system should allow exchange of assets, and financial system should allow or encourage trading. Trading के अंदर भी दो parts हैं. One, those who are earning a required rate of return, earning a fair return, उसको कहते हैं investors. And जिसके पास खुफिया information है, information motivated trader, he or she will definitely earn more than the required rate of return, right? तो ये सब पर्पसेस में लिखा हुआ है. ऑब्वियसली आई विल नॉट डाइवर्ट एंड डिग. सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑपरेशनल एफिशिएंसी. ऑपरेशनल एफिशिएंसी, अ वेल फंक्शनिंग फाइनेंशियल सिस्टम शुड बी सच दैट द ट्रांजैक्शन कॉस्ट आर वेरी वेरी लो. ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होना चाहिए, बिड आस्क स्प्रेड कम होना चाहिए, इंपैक्ट कॉस्ट कम होना चाहिए, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होना चाहिए, ताकि लोग ट्रेड करें. एंड ट्रेड करेंगे तो ही प्राइसेस उसके ट्रू प्राइस पे कन्वर्ज होगा. एंड थर्ड इज इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी, जो ये कहता है कि यार ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कंपनी शुड बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द करंट प्राइस इंस्टेंटली, राइट? इंस्टेंटली. अगर कोई अच्छा चीज हो रहा है कंपनी में तो स्टॉक प्राइस बढ़ जाना चाहिए. कोई खराब चीज हो रहा है तो यार स्टॉक प्राइस गिर जाना चाहिए. अब स्टॉक प्राइस बढ़ेगा या गिरेगा कब? जब लोग उस पर ट्रेड करेंगे. सब लोग बाई करना चालू किए तो स्टॉक प्राइस बढ़ेगा, सब लोग सेल करना चालू कर दिए तो स्टॉक प्राइस गिरेगा. ये कब होगा?
जब ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगा तभी तो लोग ट्रेड करेंगे, राइट। तो ये सारा का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स में अपन डिस्कस करते हैं। अब अपने को फाइंड आउट करना है कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक। लेट्स रीड द क्वेश्चन। She finds that the transaction cost in this market are low, good thing, and the trading volume are high. Liquid है, transaction cost कम है, तो operationally efficient तो है. She concludes that the market is quite liquid. Okay, in such a market, traders will find it hard to make use of information. False. Traders will find it easy to trade. Yes, because the transaction costs are very low, and their trading will make the market less informationally efficient. False. It will make the market more informationally efficient. C is the answer. क्वेश्चन नंबर 35। ये आपके सामने लिमिट ऑर्डर बुक दिख रहा है आपको, राइट। जितने लोग स्टैंडिंग है, मतलब सौदा हुआ नहीं है, तभी तो इन लोग दे आर स्टैंडिंग इन द लिमिट ऑर्डर बुक, लाइन पे खड़े हैं ना सब लोग, राइट, क्योंकि ऑर्डर अब तक सौदा अब तक हुआ नहीं है। लेट्स सी, पहले तो एक बार ऑर्डर समझ लेते हैं। ये है बिड साइड, खरीदने वाले लोग। खरीदने वाले लोग में आपको पता होगा सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देते हैं हम लोग, जो अपना बिड रेट, अपना बोली बहुत हाईएस्ट रखता है। तो ऑल्दो इन लोग का सीक्वेंस ऐसा है, ये सीक्वेंस को देख के कंफ्यूज नहीं होना है। लाइन में सबसे पहला खड़ा है खरीदने वाले में से 20.02, सब खरीदने वाले लोग हैं। लाइन में फर्स्ट कौन खड़ा रहेगा, वही खड़ा रहेगा जो सबसे ऊंचा दाम कोट कर रहा है, ऑब्वियसली। ये 1, उसके बाद ये 2, ये 3, ये 4, ये आपका सेल साइड। अब वापस से सेल साइड, बेचने वाले लोग हैं। बेचने वाले लोग में सबसे पहला बेचने किसको मिलेगा, उसी को मिलेगा जिसने सबसे लोएस्ट प्राइस कोट किया हुआ है। यार मेरे को भी कैलकुलेटर बेचना है, मेरे फ्रेंड को भी कैलकुलेटर बेचना है, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड को भी कैलकुलेटर बेचना है, हम तीनों के पास सेम कैलसी है। सबसे पहला बेचने किसको मिलेगा, उसी को तो बेचने मिलेगा ना जो सबसे कम प्राइस पे बेचने को तैयार है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से होगा, अच्छा ये प्रॉपरली ऑर्डर में ही है, 1, 2 एंड 3, ठीक है। लेट्स सी, Ian submits a day order to sell 1000 shares, limit 19.83। एक जन 1000 शेयर्स बेचने आया और उसने 19.83 आया। जैसे ही 19.83 का कोट रखा उसने, तो 19.83 पे उसको बेचना है, तो कहना से वो सेल साइड में लाइन नंबर 1 अब फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। पहले सेल साइड पे फर्स्ट नंबर पे कौन था, कहना से जैक, क्योंकि जैक बोल रहा है यार मेरे को शेयर्स बेचना है एट 20.03। अब कोई ईएन करके आया है जिसको शेयर्स बेचना है एट 19.83 और भी सस्ते में बेचना है, तो कहने से ये जैक को सुपरसीड कर लेगा। ओके, assuming that no more buy orders are submitted on that day after EN submits his order, what would be the EN's average trade price? सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि यार EN ने जैसे 1000 शेयर्स का ऑर्डर दिया एट 19.83, उसके कितने शेयर्स ट्रेड हो जाएंगे, एंड उसके बाद अपने को एवरेज निकालना। इट्स वेरी वेरी इजी, एवरेज यार क्या प्राइस पे बेच पाया डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। लेट्स सी, तो आपको इजी करने के लिए मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ कि यार जो बिड साइड है ना उसको थोड़ा सा मैं हमारे ऑर्डर में लिखते हैं हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। तो 300 शेयर्स बिड साइड का एट 20.02 है, 400 शेयर्स उसके बाद 19.89, उसके बाद 200 शेयर्स 19.84, एंड देन उसके बाद 1000 शेयर्स 19.70। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर, ये बिड वाले हैं। अब आस्क में आ गया है 1000 शेयर्स एट, डायरेक्टली प्राइस लिखता हूं एट 19.83। कितना शेयर्स है, 1000। अब मेरे को तुम बताओ कि यार कितना शेयर्स का सौदा हो जाएगा जैसे ही उसने 1000 ईएन ने जैसे सेल ऑर्डर सबमिट किया ना एट 19.83, कितने शेयर्स का ट्रेडिंग हो जाएगा। लेट्स सी, जो एक 300 शेयर्स बाई करना है उसको 20.02 में, उसको 20.02 में बाई करने को रेडी है, और ये जो ईएन है इसको तो 19.83 में बेचना है, तो क्या सौदा हो जाएगा। यस, वो तो 20.02 देने को तैयार है। कहने से ईएन के 300 शेयर्स बिक जाएंगे एट 20.02। ये तो यही वाला बात है यार, मेरे को 40 में बेचना था, कोई सामने से 50 दे रहा है तो नहीं लेगा तुम, लेगा ना ऑब्वियसली। तो ये तो हो गया। अब 400 शेयर उसको 1000 बेचने हैं, इसमें 300 फील्ड हो गए एट 20.02। उसके बाद 400 शेयर्स
एट 19.8 में, क्या सौदा होगा 19.89 पे? यस। बेचने वाले को 19.83 में बेचना है और खरीदने वाला बोल रहा है मैं 19.89 देने को तैयार हूं, तो यस आ जाओ। जस्ट 1 मिनट। तो 400 शेयर्स का भी सौदा हो जाएगा एट 19.89। तो कितना हुआ? 300 और 400, 700। अभी भी कितने रह गए उसको बेचने? 1000 शेयर्स बेचने थे, 700 बेच दिया एट फलाना फलाना प्राइस, अभी भी 300 बेचने का रह गया। अब दूसरा जो बायर है वो 200 शेयर्स का है, एट 19.84 पे खरीदने को तैयार है। मेरे को तो 19.83 पे बेचना था, कोई 19.84 देने तैयार है, तो क्या सौदा हो जाएगा? हो जाएगा 200 शेयर्स का एट 19.84। कितना शेयर्स बेच लिया अब तक? 300 और 400, 700, 700 और 200, 900। अभी भी 100 शेयर्स रह गए। अब नेक्स्ट में जाते हैं। जो नेक्स्ट बायर है वो बोल रहा है मेरे को 19.7 पे खरीदना है। ओ, यहाँ पे अटक जाएंगे, क्योंकि बायर बोल रहा है मैं तो 19.7 दूंगा, सेलर बोल रहा है मैं तो 19.83 पे बेचूंगा। अब लाइन पे खड़े रहो, क्योंकि अब दोनों झगड़ रहे हैं ना। मेरे को 19.7 पे खरीदना है, सेलर बोल रहा है मेरे को 19.83 पे बेचना है। अब सौदा नहीं हो, राइट? तो अब यहाँ पे 19.83 पे 100 शेयर्स खड़े रहेंगे लाइन पे, राइट? रिवाइज लिमिट ऑर्डर बुक जब बनेगा। एनीवेज, तो कहने से ईएन जिसको 1000 शेयर्स बेचना था वो 900 शेयर्स बेच पाया फलाना फलाना प्राइस, तो एवरेज प्राइस बोला है, तो मैं उसको डिवाइड करूंगा बाय 900। ये जो न्यूमरेटर है इतना प्रोसीड्स आया, उसको 300 शेयर्स बेचा फलाना प्राइस पे, फिर 400 शेयर्स बेचा इतना, फिर 200 शेयर्स बेचा एक सर्टन रेट पे, तो न्यूमरेटर इज द अमाउंट, डिवाइड बाय 900 शेयर्स। लेट्स डू इट। प्लस 400 इंटू 19.89 प्लस 200 इंटू 19.84 डिवाइड बाई 900। तो ये आ गया आपका 19.92। 19.9 डी इज द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस ये आपका सारा चीज टेस्ट कर लेगा कि आपको एक लिमिट ऑर्डर बुक देखने आता है क्या। क्वेश्चन नंबर 34। ली हैज सबमिटेड एन इमीडिएट और कैंसल बाय ऑर्डर। इमीडिएट या तो अब भी ऑर्डर फिल्ड हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो कैंसिल कर भाई, फॉर 500 शेयर्स एट अ लिमिट प्राइस ऑफ 74.25। तो इसका मतलब 74.25 पे उसको शेयर्स खरीदना है और उसको अभी का अभी फील्ड चाहिए, नहीं हुआ तो कैंसिल। देयर आर टू सेल लिमिट ऑर्डर्स स्टैंडिंग इन द स्टॉक ऑर्डर बुक एट दैट टाइम, one for 300 shares at a limit price of 74.3 and the other is for 400 shares at a limit price of 74.35। तो अंडरस्टैंडिंग वाइज आप यहाँ पे देखो तो 74.25 पे उसने ऑर्डर सबमिट किया, ये बिड वाला है, बाई करना है मेरे को, और दो सेलर हैं। पहला वाला सेल करने को तैयार है एट 74.30 पे, कितना शेयर्स? 300 शेयर्स। एंड दूसरा वाला सेल करने को तैयार है एट 74.35 पे, कितना शेयर्स? 400 शेयर्स। यस, बोलो क्या सौदा होगा? नहीं होगा सर। जो बायर है वो बोल रहा है मेरे को 74.25 पे खरीदना है, लेकिन जो पहला सेलर है वो बोल रहा है मेरे को बेचना 74.30 पे, तो होगा ही नहीं। 74.25 पे मेरे को बाई करना है, सेलर बोल रहा है मैं 74.30 के नीचे तो बेचूंगा ही नहीं, राइट? तो सौदा नहीं होगा। सिंस सौदा नहीं होगा तो इमीडिएटली कैंसल्ड हो जाएगा, राइट? तो इन लोगों ने क्या बोला है? हाउ मेनी शेयर्स इन लीज ऑर्डर वुड गेट कैंसल्ड? ऑल द शेयर्स विल गेट कैंसल्ड, कोई भी फील्ड नहीं होगा। तो ऑप्शन ए बोल रहा है नन। कंफ्यूज मत होना, नन का मतलब द ऑर्डर वुड रिमेन। हाउ मेनी शेयर्स वुड गेट कैंसल्ड, ये बोल रहा है नन, इसका मतलब बोल रहा है सारा का सारा 500 शेयर्स विल गेट फिल्ड, फॉल्स, राइट? देखो, द ऑर्डर वुड रिमेन ओपन बट अनफिल्ड, कुछ भी बोल रहा है। उसने इमीडिएट और कैंसल ऑर्डर पुट किया हुआ है। सेकंड बोल रहा है 200 शेयर्स विल गेट कैंसल्ड एंड 300 शेयर्स विल गेट फिल्ड, कुछ भी। सी 500 सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर उसने सबमिट किया हुआ है।
सी इज द आंसर। उसने जैसे देखा यार मेरे को जो बाई रेट है सेलर का रेट थोड़ा हायर है, तो बस हो गया, कैंसिल कर दे मेरा ऑर्डर, इमीडिएट और कैंसिल। तो 500 शेयर्स विल गेट अनफिल्ड। देखो यहाँ पे लिखा है देयर विल बी नो फिल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 35 भी इंपॉर्टेंट, 34 भी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 33। Consider an order-driven system that allows hidden orders. Okay. The following 4 sell orders on a particular stock are currently in the system's limit order book. Based on the commonly used order precedence hierarchy. एक hierarchy होता है ना कि यार पहला प्रेफरेंस किसको, फिर किसको, क्या देख के सर क्या हायरार्की है। मतलब बात ये हो रहा है कि मेरे को भी एक चीज बेचना है, मेरे को एक एलसी बेचना है से फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज पे, दूसरे को भी कैलसी बेचना है फॉर एट 1000 रुपीज, तो हम लोग दोनों को 1000 पे बेचना है। अब सर ये बताइए ना यार किसको प्रेफरेंस मिलेगा। तो देयर इज अ सर्टेन हायरार्की। वो हायरार्की में सबसे पहला आता है प्राइस, कि यार प्राइस देखा जाएगा। सेलर के केस में ये देखा जाएगा कि यार सबसे लोएस्ट प्राइस पे बेचने को कौन तैयार है, उसको प्रेफरेंस। हाउएवर अगर दोनों का प्राइस सेम है तो फिर देखा जाएगा डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब कि यार दोनों में से किसने सारा कुछ डिस्प्ले किया हुआ है उसको प्रेफरेंस देंगे, मतलब कोई भी चीज हाइड नहीं किया हुआ है। अगर दोनों में से कोई ट्रेडर ने हाइड किया हुआ है, किसने हिडन ऑर्डर प्लेस किया है, तो उसको बाद में प्रेफरेंस दिया जाए, राइट। लेकिन हाउएवर इफ यू फाइंड कि सर दोनों ट्रेडर का प्राइस भी सेम है एंड दोनों ट्रेडर ने डिस्प्ले भी सारा क्वांटिटी किया है, तो फिर देखा जाएगा टाइम, क्या सबसे पहला कौन आया, राइट। अब प्लीज इलॉजिकल बात मत करना कि दोनों साइड सेम टाइम पे आएंगे, तो मिली सेकेंड्स का तो डिफरेंस होगा ही, राइट, वरना कैसे हो रहा है ट्रेडिंग इतना। ओके, तो ये अपने को देखना है। अब सिंस सेल ऑर्डर है तो सेल ऑर्डर में सबसे पहला प्रेफरेंस तो उसको देंगे यार जो सबसे कम प्राइस पे बेचने को तैयार है। पहला प्राइस लेट्स सी, तो यहाँ पे ये सब सेलर्स है। एक 20.33 पे बेचने को तैयार है, एक 20.29, 20.29, 20.29। तो 20.29 इज द लोएस्ट एज कंपेयर टू 20.33, तो 20.33 तो गया। अब बात ये आता है कि सर 2, 3 एंड 4 में तो टाई हो गया, ये तीनों लोग 20.29 पे बेचने को तैयार है, तो प्राइस वाइज तीनों का टाई है। अब देखते हैं डिस्प्ले, ये तीनों में से पूरा क्वांटिटी को डिस्प्ले किसने किया है। तो जो ऑर्डर 2 है ना उसने कोई चीज हाइड किया हुआ है, तो ऑर्डर 2 तो रेस से बाहर हो गया। अब 3 एंड 4 में देखते हैं। 3 एंड 4 में प्राइस भी टाई है, और 3 एंड 4 में सिंस हिडन ऑर्डर थर्ड एंड फोर्थ में नहीं है, तो इसका मतलब थर्ड एंड फोर्थ ऑर्डर में पूरा का पूरा डिस्प्ले किया हुआ है, तो प्राइस भी टाई एंड दोनों ने डिस्प्ले भी सारा कुछ किया हुआ है। अब देखेंगे टाइम। तो टाइम में आप देखोगे जो ऑर्डर 3 है वो प्लेस किया गया हुआ है एट 9:53 एंड 4 सेकेंड्स में, एंड ऑर्डर नंबर 4 इज 9:53:49। तो कहने से टाइम वाइज 3 को पहला प्रेफरेंस मिलेगा। तो अगर वैसा देखना है तो यार पहला प्रेफरेंस मिलेगा 3 को, फिर प्रेफरेंस मिलेगा 4 को, फिर मिलेगा 2 को, एंड देन फिर मिलेगा 1 को। ऑब्वियसली इन लोग ने ये हायरार्की नहीं पूछा हुआ है, लेकिन एक बार अच्छे से 20.33 तो रेस से बाहर, क्योंकि 20.33 वर्सेस 20.29 में तो 20.29 को प्रेफरेंस देंगे। अब 20.29 वाले भी 3 है सर, ऑर्डर नंबर 2, ऑर्डर नंबर 3 एंड ऑर्डर नंबर 4, तीनों का टाई हो रहा है। तो देखते हैं डिस्प्ले। तो डिस्प्ले में फाइंड आउट अपन, मतलब अपने को ये पता चला कि सर जो ऑर्डर नंबर 2 है उसने कोई चीज हाइड करके रखा है, रेस से बाहर। अब बचे 3 एंड 4। 3 एंड 4 के केस में सर प्राइस भी टाई है और डिस्प्ले भी दोनों ने सारा कुछ किया हुआ है। अब आते हैं टाइम, कौन पहले आया, तो ऑर्डर 3 पहले आया, राइट। इट इज राइट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32। A German publicly traded company to raise new capital gave its existing shareholders, खत्म हो गया, existing shareholders को पहला प्रेफरेंस दिया कि यार तुम को इशू कर रहे हैं एट अ लोअर प्राइस, क्या तुम लोग सब्सक्राइब करने को तैयार हो, क्या हम लोग न्यू इन्वेस्टर्स के पास जाने से पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मौका दे रहे हैं, क्या आप सस्ते में खरीदने को तैयार है क्या। तो ये तो राइट्स इशू है। द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स कुड परचेज 2 न्यू शेयर्स एट अ सब्सक्रिप्शन प्राइस ऑफ यूरो 4.58 पर शेयर, फलाना फलाना फलाना। ये क्लियर कट एग्जांपल है किसका, राइट्स ऑफरिंग। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स बाय करने का एक अपॉर्चुनिटी दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 31। A British company listed on AIM, formerly known as Alternative Investment Market, okay, of the London Stock Exchange, announced the sale of falana falana shares to a small group of
क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स, स्मॉल ग्रुप ऑफ क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स। एक ब्रिटिश कंपनी है, उसको पैसा रेज करना है, तो वो आईपीओ एंड ऑल दैट का झमेले में नहीं गया, बिकॉज वो टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारा लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ता है। तो उसने क्या किया, यार मैं कुछ शेयर्स ना किसी प्राइवेट एंटिटी को बेच देता हूँ, कुछ क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स को, जो HNIs हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, उनको कुछ शेयर्स बेचता हूँ और उनसे पैसा ले लेता हूँ यार प्राइवेटली। ठीक है, इसको तो प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस सेल? प्राइवेट प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 30। इन एन अंडर रिटन ऑफरिंग का मतलब कि सर जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है वो गारंटी देता है अपने क्लाइंट को कि अगर शॉर्टफॉल हुआ, कि अगर कुछ शेयर्स आप पब्लिक को बेच नहीं पाए, तो डोंट वरी, हम लोग वो बैलेंस को मेकअप कर लेंगे, मतलब हम लोग खरीद लेंगे। याद आ रहा है अंडर राइटिंग ऑफरिंग? द रिस्क दैट द एंटायर इशू में नॉट बी सोल्ड टू द पब्लिक एट अ स्टिपुलेटेड ऑफरिंग प्राइस इज बोर्न बाय द इन्वेस्टमेंट बैंकर। ऑप्शन बी। और एक होता था बेस्ट एफर्ट्स ऑफरिंग, जिसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर ये कहता है कि यार हम लोग पूरा कोशिश करेंगे शेयर्स को ऑफलोड करने का टू पब्लिक, अगर कोई शॉर्टफॉल रह गया तो हम लोग हेडेक नहीं लेने वाले, वो आप ही जाने। आप मतलब जो कंपनी जिसको पैसा रेज करना है बाय इशूइंग शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 29। योर ओन शेयर्स ऑफ अ कंपनी that are currently trading at 30 per share. Your own shares, sorry, you own shares of a company that are currently trading at $30 per share. मतलब आप शेयर्स होल्ड कर रहे हो जो अभी 30 पे चल रहा है। Your technical analysis of the shares indicate a support level of 27.50. बेसिक बात किया हुआ है कि आपने कुछ चार्ट्स वगैरह देखा एंड यू फाउंड आउट द सपोर्ट लेवल एट 27.50। इसका मतलब आप ये सोच रहे हो कि अगर अभी 30 पे चल रहा है, अगर शेयर प्राइस गिरता भी है तो 27.5 के नीचे नहीं जाएगा, उसी को तो कहते हैं ना सपोर्ट मिल जाएगा। तो जैसे ही 27.5 टच हो जाएगा, यहां से बाउंस बैक कर लेगा, ऐसा आपको लग रहा है। ठीक है, आगे एक्सप्लेन भी किया, दैट इज इफ द प्राइस ऑफ द शेयर्स इज गोइंग डाउन, इट इज मोर लाइकली टू स्टे अबव दिस लेवल। वही बोला 27.5 को टच करके ऊपर आ जाएगा रादर देन फॉल बिलो। लेकिन सर अगर 27.50 को टच किया एंड ब्रेक करके नीचे चले गया, तो उसको डर लग रहा है, तो उसको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि वो शेयर्स ओन कर रहा है ना। देखो, इफ द प्राइस डस फॉल बिलो दिस लेवल, however you believe that the price may continue to decline। मतलब बोल रहा है अगर सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, फिर तो यार कितना भी नीचे जा सकता है, और मैं तो शेयर्स ओन कर रहा हूं, मेरे को तो मैसिव लॉस हो जाएगा, और मेरे को ये लॉस बेयर नहीं करना है, तो क्या तरीका है? तो बिफोर रीडिंग द क्वेश्चन, मतलब और आगे पढ़ने से पहले अपन खुद के माइंड में मेकअप कर लेते हैं कि यार जैसे 27.50 पे टच हुआ ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ सिस्टम को कि यार 27.5 पे टच हुआ तो यार मैं बोलूंगा स्टॉप माई लॉस। नहीं क्या, शेयर्स 30 पे अभी चल रहे हैं, 27.50 पे आया, मतलब शेयर्स का प्राइस नीचे गिरा, तो मैं सिस्टम को बोलूंगा स्टॉप माई लॉस, एंड 27.50 के जैसे नीचे गया स्टॉप माई लॉस एंड तुरंत सेल कर देना। तो मैं प्लेस करूंगा स्टॉप सेल ऑर्डर। ये तो होता है, सिस्टम को बोलूंगा स्टॉप माई लॉस एट 27.50, एंड जैसे ही उसको ब्रीच किया ना, तो ऑटोमेटिकली सेल कर देना, ताकि मेरे को ज्यादा लॉस सफर ना करना पड़े। राइट, देखो, you have no immediate intent to sell the shares but are concerned about the possibility of a huge loss if a share price declines below the support level. Which of the following types of order could you place to most appropriately address your concern? तो यार मैं शेयर्स ओन कर रहा हूं, जैसे ही 27.5 के नीचे आया तो मैं सिस्टम को बोल रहा हूं कि यार 27.5 पे मेरे को लॉस को मेरे को स्टॉप करना है, तो जैसे ही वो प्राइस पे टच हुआ, ऑटोमेटिकली सेल कर देना शेयर्स। राइट, ऑब्वियसली मैं बाई करके रखा हूं तो मेरे को सेल करना पड़ेगा ना। ऑप्शन ए बोलता है शॉर्ट सेल ऑर्डर, कुछ भी, शॉर्ट सेल तो अलग ही कॉन्सेप्ट है। गुड टिल कैंसल्ड स्टॉप सेल ऑर्डर, यस। सी इज गुड टिल कैंसल्ड स्टॉप बाय ऑर्डर। बाय ऑर्डर क्यों करूंगा, मेरे पास ऑलरेडी शेयर्स है, मेरे को लॉस से बचना है, तो मेरे को तो सेल करना पड़ेगा। राइट, तो गुड टिल कैंसल्ड स्टॉप सेल ऑर्डर, बी इज द आंसर। सर गुड टिल कैंसल्ड का मतलब क्या है? मैंने सिस्टम में ऑर्डर लगाया,
जब तक मैं कैंसिल ना करूं तब तक ऑटोमेटिकली कैंसिल मत करना. गुड टिल आई कैंसिल. गुड टिल कैंसिल. राइट. क्वेश्चन नंबर 28. जिम वाइट हैज सोल्ड शॉर्ट 100 शेयर्स. उसने शॉर्ट सेलिंग किया हुआ है 100 शेयर्स का. अब इतना पढ़ के ना आपके माइंड में ये आ जाए यार शॉर्ट सेल अगर किया है तो प्राइस ऊपर गया तो उसको डर लगेगा. अगर मैंने शेयर्स बाई किया है तो मेरे को प्राइस नीचे जाने से डर लगेगा. अगर किसी ने शॉर्ट सेल किया है, क्यों करता है वो शॉर्ट सेल? ताकि उसको ये बिलीव है कि आगे जाके शेयर प्राइस गिरेगा. हाउएवर उसने जो सोचा है वैसे ही एग्जैक्टली हो ऐसा जरूरी तो नहीं है. तो उसको डर लग रहा है कि यार अगर शेयर प्राइस बढ़ गया तो शॉर्ट सेलर को डर लगता है ना शेयर प्राइस बढ़ने से. क्या प्राइस पे सेल किया है उसने? शॉर्ट सेलिंग किया है 42 पे. He also has simultaneously placed a good till cancelled stop 50 limit 55 by order. इसको समझते हैं. 42 पे उसने सेल किया, शॉर्ट सेल किया. अब उसको डर लग रहा है प्राइस ऊपर गया तो उसने एक सिस्टम को प्राइस देके रखा है कि यार अगर प्राइस 50 हो गया ना तो बाय ऑर्डर लगा देना. बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टॉप माई लॉस एट 50. 42 अभी चल रहा है. प्राइस अगर 50 टच हो गया तो मैं सिस्टम को बोला हूं यार तुम बाई कर लेना. ऑब्वियसली मैं सेल किया तो मैं पोजीशन को स्क्वायर अप करने के लिए बाई करूंगा. बाई कौन से प्राइस पे करेंगे सर? 50 को देख के ऐसा मत सोचना कि सर 50 पे बाई होगा. नहीं, 50 तो वो प्राइस है जहां पे ट्रिगर हो जाएगा. ट्रिगर बाय ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा. जैसे यहाँ पे देखिए ये इसके 29 क्वेश्चन में 27.50 तो वो प्राइस है जहां पे ऑर्डर विल गेट ट्रिगर सेल करने का. मेरे पास 29 क्वेश्चन को रेफर कर रहा हूं. मेरे पास शेयर्स ऑलरेडी है. मैं सिस्टम को एक प्राइस दे रहा हूं कि यार 27.5 जैसे ही पहुंचा ना शेयर प्राइस तो यार सेल ऑर्डर प्लेस कर देना. राइट. वैसे ही क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है? 42 का प्राइस पे शॉर्ट सेल किया है. मैं सिस्टम को बोल रहा हूं जैसे ही प्राइस 50 टच हो गया ना देन नाउ स्क्वायर ऑफ मतलब बाई कर देना. कौन से प्राइस पे? एक होता है सर वॉट एवर प्राइस पॉसिबल. ये तो मार्केट ऑर्डर हो गया. मार्केट ऑर्डर का फीलिंग ये होता है यार कोई भी प्राइस पे मैं तैयार हूं ट्रेड करने के लिए. बट यहाँ पे क्लियर कट बोल रहा है कि यार जैसे ही 50 टच होगा बाई कर लेना एट अ प्राइस स्पेसिफाइड. एट अ प्राइस स्पेसिफाइड का मतलब ये होता है लिमिट ऑर्डर. क्योंकि लिमिट ऑर्डर का खासियत क्या होता है? प्राइस सर्टेनिटी. तो बोल रहा है 50 को टच होगा देन बाई कर लेना एट अ प्राइस स्पेसिफाइड बाय मी दैट इज 55. तो अगर जैसा ये सिचुएशन बोला गया है वैसे अगर हुआ तो इसको कितना लॉस होगा? सोचो तो. कितने पे शॉर्ट सेल किया था? 42 पे. सपोज शेयर प्राइस ऊपर गया 50 टच हो गया. उसने बोला 50 टच होते ही बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देना. ओके. क्या प्राइस पे? 55 पे. तो कहने से 42 पे सेल किया था 55 पे स्क्वायर ऑफ किया. शॉर्ट सेल का बात हो रहा है. तो सर 42 पे शॉर्ट सेल किया था लेकिन 55 पे स्क्वायर ऑफ कर रहा है. ये तो नुकसान है शॉर्ट सेलर के लिए. ऐसा कितने शेयर्स के लिए? 100 शेयर्स के. कितना? 1300 इसका लॉस होगा. प्लीज द आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. You have placed a sell market on open order, market on open, market on close, good for the day, good till cancelled. ये सारा का सारा वैलिडिटी इंस्ट्रक्शंस है. याद आ रहा है आपको? ऑर्डर ड्रिवन मार्केट के 3 पार्ट्स हैं. एक एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, दूसरा वैलिडिटी इंस्ट्रक्शन, तीसरा क्लियरिंग एंड सेटलमेंट इंस्ट्रक्शन. एग्जीक्यूशन यहाँ पे लिख देता हूं मैं. ऑर्डर ड्रिवन मार्केट डिवाइड into 3 parts. एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन, वैलिडिटी इंस्ट्रक्शन, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट इंस्ट्रक्शन. एग्जीक्यूशन इंस्ट्रक्शन के अंदर 3 है. वन इज प्राइस इंस्ट्रक्शन जहां पे आप कोई लिमिट ऑर्डर मार्केट ऑर्डर को डिस्कस करते हो. सेकंड इज आपका क्वांटिटी इंस्ट्रक्शन, कितना क्वांटिटी को ट्रेड करना है, मिनिमम क्वांटिटी आप स्पेसिफाई करते हो. थर्ड इज एक्सपोजर इंस्ट्रक्शन, यहाँ पे ही आप हिडन ऑर्डर्स का बात करते हैं. राइट. एंड वैलिडिटी इंस्ट्रक्शन में आपका फिल और किल, गुड टिल, फिल और किल ऑर्डर है, गुड फॉर द डे है, गुड टिल कैंसल्ड है, गुड ऑन ओपन, गुड ऑन क्लोज. ये सारा का सारा वैलिडिटी इंस्ट्रक्शन. तो क्या बोल रही है? You have placed a sell market on open order, a market order that would automatically be submitted at the markets open tomorrow. Opening price पे मेरे को सौदा execute करना है and would fill at the market price. Your instruction to sell the shares at the market open is validity instruction.
तो ये वही कैंडिडेट कर पाएगा ना यार, जिसको पता है कि वैलिडेट इंस्ट्रक्शंस में कैसे कैसे टाइप के ऑर्डर्स। ओके, तो अभी तक अपने क्या क्या क्वेश्चंस कवर किए? एक सर यहाँ पे ऑर्डर ड्रिवन मार्केट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस किए अपन ने, प्लस एक लिमिट ऑर्डर बुक देखा, क्या प्राइस पे सौदा आ रहा है ये देखा। लेट मी डू सम फर्दर क्वेश्चंस। चलो क्वेश्चन नंबर 19 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, an online brokerage firm has set the minimum margin requirement at 55%। मिनिमम मार्जिन मतलब बोल रहा है कि यार अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो 55 ट्रेडर को घर से लाना पड़ेगा एंड 45 ब्रोकर देगा। व्हाट इज द मैक्सिमम लेवरेज रेशियो? लेवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लेवरेज रेशियो का फॉर्मूला इज ए बाई ई, राइट? तो करने का बहुत सारा स्टाइल है। अगर 100 का एसेट है तो ई का मतलब इक्विटी, दैट इज योर पैसा, कितना लाने बोला है? 55। तो 100 डिवाइड बाय 55 कर दो, 1.8182, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया आपका लेवरेज रेशियो। क्वेश्चन नंबर 20, a trader has purchased 200 shares of a non-dividend paying firm on a margin at a price of 50 per share। 50 पर शेयर था, मार्जिन पे खरीदा, मतलब 50 पूरा का पूरा घर से नहीं लाया, कुछ घर से लेके आया है, कुछ ब्रोकर ने दिया हुआ। द लेवरेज रेशियो इज 2.5 टाइम्स। ओके, 2.5 टाइम्स का इंटरप्रिटेशन क्या है कि अगर एसेट 1% चेंज हुआ तो आपका रिटर्न विल चेंज बाय 2.5%। इसीलिए तो हम लोग लेवरेज को डबल एज स्वॉर्ड कहते हैं। या तो लेवरेज को इसलिए तो हम लोग मैग्नीफायर कहते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं, कि वो गेन्स को भी मैग्नीफाई कर देगा एंड लॉस को भी मैग्नीफाई कर देगा। अगर आपका बेट आपके फेवर में चले गया तो गेन्स मैग्नीफाई कर देगा। अगर आपका बेट अगेंस्ट चले गया, आपने जो बेट लिया है, शेयर्स बाई कर रहा है, तो क्यों बाई कर रहा है? क्योंकि वो सोच रहा है शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। ये बेट आपका अगर नहीं हुआ, उल्टा हो गया, तो आपको नुकसान भी बहुत जोर का होगा, राइट? तो 2.5 का मतलब ये है कि if asset goes up by 1%, your return will go up by 2.5%। Ulta is also true, if asset goes down by 1%, your loss will be not 1%, it will be 2.5%, right? 6 months later the trader sells these shares at 60 per share। तो 50 का हो गया 60। एसेट का रिटर्न क्या है? एसेट का रिटर्न, एसेट का रिटर्न वेरी वेरी इजी यार। 60 पे बेचा, 50 पे खरीदा था, डिवाइड बाय 50, तो 10/20% एसेट का रिटर्न है। ये आपका रिटर्न नहीं है, आपका रिटर्न विल बी मोर देन दिस। कितना? 2.5 का इंटरप्रिटेशन क्या था? अगर एसेट 1% चेंज हुआ तो आपका रिटर्न 20% चेंज होगा। मतलब अगर एसेट 1% ऊपर गया तो आपका रिटर्न विल बी 2.5%। यहाँ पे एसेट 20% अप गया है, तो योर रिटर्न विल बी 20 इंटू 2.5, दैट इज 50%। देखो, इग्नोरिंग द इंटरेस्ट पेड ऑन द बोरोड अमाउंट एंड द ट्रांजेक्शन कॉस्ट, बोल रहा है यार एक बार इंटरेस्ट को इग्नोर करो, ट्रांजेक्शन कॉस्ट को इग्नोर करो, तभी जाके वो इंटरप्रिटेशन इज वैलिड। हाँ क्या? व्हाट वाज द रिटर्न टू द ट्रेडर ड्यूरिंग द 6 month पीरियड? 50% इंटू 2.5। फॉर्मूला आपको याद आ रहा होगा कि सर रिटर्न ऑन द लेवरेज ट्रांजेक्शन इज रिटर्न ऑन एसेट इंटू ए बाई ई। आप ऐसे भी कर सकते हो, रिटर्न ऑन एसेट था 20% इंटू लेवरेज रेशियो कितना है? 2.5, दैट इज 50%। And this is true only if we ignore the interest cost and the transaction cost. Question number 23. The current price of a stock is 25 per share. Okay. You have $10,000 to invest.
You borrow an additional 10,000 from your broker and invest 20,000. ओके, 10,000 आपका था, 10,000 आपने ब्रोकर से ले लिया, तो टोटल 20,000 का आपने एसेट खरीदा। तो एक बार लेवरेज रेशियो देख लेते हैं। ठीक है, लेवरेज रेशियो का जरूरत नहीं पड़ेगा, एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। If the maintenance margin is 30%, at what price will a margin call first occur? Margin call आपको याद आ रहा होगा फॉर्मूला, कि अगर मैंने शेयर्स बाई किया है बाय टेकिंग सम बोरोड फंड्स फ्रॉम द लेवरेज, तो वो क्या प्राइस है जिसपे मेरे को मार्जिन कॉल आएगा, व्हाट इज दैट कट ऑफ प्राइस। तो फॉर्मूला ये होता था मार्जिन कॉल का, मार्जिन कॉल इन केस ऑफ अ लेवरेज बाय, ये होता था सर करंट प्राइस, दैट इज P0, ये होता 1 माइनस इनिशियल मार्जिन डिवाइड बाय 1 माइनस मेंटेनेंस मार्जिन। करंट प्राइस क्या चल रहा है अभी, 25 चल रहा है। इनिशियल मार्जिन दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। इनिशियल मार्जिन का मतलब तुम घर से कितना पैसा लेके आया इन परसेंटेज टर्म्स। अब तुम देखोगे, तुमने 20,000 का एसेट खरीदा है, लेकिन इसमें तुम्हारा हिस्सेदारी 10,000 है, नहीं क्या? तो कहने से 50%, तो 20,000 में 50% इस तुम्हारा पैसा, तुम्हारा पैसे को इनिशियल मार्जिन कहते हैं। और मेंटेनेंस मार्जिन तो इन लोग ने दे दिया है 30%। 1 माइनस इनिशियल मार्जिन 50% था, दैट इज 0.5 डिवाइड बाय मेंटेनेंस मार्जिन 30%, इट इज 1 माइनस 0.3। चलो लेट्स डू। तो 25 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 0.7, तो 17.8571, which is close to 17.86, these that's, ठीक है। सो ये सारा एक क्वेश्चंस करके आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का पर्पस था मेरा। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, आप खुद ट्राई कीजिए, एंड हो सके तो मैं एक दूसरा पार्ट बना दूंगा जहां पे मैं बाकी के क्वेश्चंस भी करा दूंगा, ठीक है। सो अभी के लिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। See you soon in the next video. Sure. Thank you.